दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कंकर्स के जीएस के चैप्टर वाइज रिवीजन की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगामी 27 जुलाई को आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसकी तिथि तय है। आरओ एआरओ का एग्जाम कब होगा? 27 जुलाई के दिन होने वाला है। और आप एक बात यह भी सुन रहे होंगे कि बहुत जल्दी एलटी के एग्जाम की एलटी की वैकेंसी आने वाली है, साथ ही जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आने वाली है और इसके साथ साथ जीडीसी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो अभी इनकी वैकेंसियां आने वाली हैं जिसकी घोषणा बहुत जल्द उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी। लेकिन 27 जुलाई को आरओ एआरओ की परीक्षा निश्चित है। आरओ एआरओ का री एग्जाम 27 जुलाई को होगा। ठीक है ना? अब दोस्तों आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो सारी वैकेंसियां हैं ये किसके द्वारा आयोजित की जा रही हैं? तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इनका आयोजन किया जाएगा। तो जब इनके जीएस के प्रश्नों को आप देखेंगे ना तो इसमें एक सिमिलरिटी सी महसूस होती है। ठीक है, वह सिमिलरिटी कैसे होती है कि जैसे जो प्रश्न आरओ एआरओ की परीक्षा में पूछे गए हैं वही एलटी में पूछे गए हैं, वही जीआईसी प्रवक्ता में पूछे गए हैं और वही प्रश्न जीडीसी में पूछे गए हैं। तो जैसे हमने हायर एजुकेशन कमीशन के प्रश्नों को सिलेक्ट किया था जब आपने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा दिया, और एक भी प्रश्न जीएस के जो ट्रेडिशनल प्रश्न थे एक भी प्रश्न उस वीडियो से बाहर नहीं गए हैं, उसी प्रकार हमने यहाँ भी प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। और इस बार हमने, पिछली बार चूंकि हमें इसका अनुभव हुआ तो हमने इस बार भी चैप्टर वाइज रिवीजन का प्रयास किया है। ठीक है, चैप्टर वाइज रिवीजन, प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज रिवीजन हम कराएंगे। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कराई जाती हैं उनके प्रश्न लगभग एक ही जैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम जो वीडियो बना रहे हैं यह जितना आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए प्रासंगिक वीडियो है उतना ही एलटी के लिए है, उतना ही प्रवक्ता के लिए भी है, उतना ही जीडीसी के लिए है। तो एलटी प्रवक्ता और जीडीसी के विद्यार्थियों से यह अनुरोध है कि जब तक आपकी वैकेंसी नहीं आती है और आपको जीएस कमजोर है, आपको जीएस नहीं आता है, तो यही वह समय है जब आप अपने जीएस को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि आरओ एआरओ की परीक्षा में हम जीएस को उस लेवल तक पढ़ाएंगे कि 0 से लेकर के और आप टॉप लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस समय जो परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह प्रश्न आप देखे होंगे कि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट भी पर्याप्त है और जिसमें फैक्ट भी पर्याप्त है। तो बिना कॉन्सेप्ट और फैक्ट को जाने उस प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम किसी भी प्रश्न के पूरे 360 डिग्री का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जब भी कोई प्रश्न पढ़ेंगे, ताकि अगर वहां से कोई प्रश्न आता है तो वह आप बिल्कुल नहीं गलत करेंगे। तो एलटी, जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी के विद्यार्थी भी इस वीडियो को जरूर देखें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हाँ, आरओ एआरओ एग्जाम के अभ्यर्थियों को यह सलाह है कि जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उन चीजों का आप नोट्स बनाते जाएं। क्योंकि चैप्टर वाइज रिवीजन है, चैप्टर वाइज होने से क्या होता है कि एक भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं रहती। ठीक है, तो जिन प्रश्नों पे को के आने की संभावना सबसे ज्यादा है उन प्रश्नों का पूरा डिटेल हम बताएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसमें जो संभावित फैक्ट हैं जो पूछे जा सकते हैं उनकी भी चर्चा हम अपने वीडियो में करेंगे। तो आप चाहें तो थोड़ा सा समय खर्च करके इसका नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको एज इट इज वैसे पीडीएफ वहां मिल जाएगा टेलीग्राम पे और बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, इससे आपको मतलब इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए, आपने अगर इस समय पेपर का नेचर देखा होगा, आयोग के जो प्रश्नों को बनाने का जो तरीका इस समय बदला है। हाल के एग्जाम में जैसे ए एग्जाम अभी हुआ है तो आपने देखा होगा कि किसी भी प्रश्न को जब तक 360 डिग्री एंगल से आप नहीं पढ़ेंगे तब तक उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी बात हल्के में न ले और बहुत कायदे से पढ़ें, क्योंकि आरओ एआरओ की वैकेंसी इससे ज्यादा कभी नहीं आएगी। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिए। और हाँ, एलटी प्रवक्ता और जीडीसी के अभ्यर्थी भी ध्यान रखें कि अगर आपको जीएस नहीं आता है तो जीएस पढ़ने का सबसे उचित समय यही है। और आप यह निश्चित रूप से जानते होंगे कि एलटी प्रवक्ता और जीडीसी में सिलेक्शन का जो मुख्य बिंदु होता है वह होता है जीएस आपको कितना आता है। ठीक है, जीएस के द्वारा ही आपका सिलेक्शन होता है, यही डिसाइसिव होता है। क्योंकि सब्जेक्ट तो सबको आता है लेकिन जो जीएस में लीड ले लेता है वही अंत में सिलेक्ट होता है। इसलिए आप धीरे धीरे हमारे साथ चैप्टर वाइज जो प्रश्न है उनको सॉल्व करते चलिए, उनको पढ़ते चलिए और उनके बारे में जो तथ्य हम दे रहे हैं उन्हें नोट करते चलिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। साथ ही इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर अभी नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ठीक है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वह था मुर्शीद कुली खान।
ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। मुर्शीद कुली खां मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ठीक है ना। अब इसकी नियुक्ति किसने की थी यह भी जानना आवश्यक है। तो इसकी नियुक्ति की थी मुगल सम्राट फर्रुखसियन ने। किसने? फर्रुखसियन ने इसकी नियुक्ति की थी। और इसकी नियुक्ति कब की गई थी? तो 1717 ईस्वी में की गई थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। अब देखिए, इसे नियुक्त तो किया गया बंगाल के गवर्नर के रूप में, लेकिन 1719 ईस्वी में इसे उड़ीसा भी दे दिया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1719 ईस्वी में इसे क्या दिया गया? उड़ीसा भी दे दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब मुर्शीद कुली खां के कार्यों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, मुर्शीद कुली खां का जो झगड़ा है वह औरंगजेब का एक पोता था जिसका नाम था अजीमुशान। ठीक है, देखिए औरंगजेब का पोता था जिसका नाम था अजीमुशान। अजीमुशान से मुर्शीद कुली खां का झगड़ा हो गया था। ठीक है ना। और इसीलिए इसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी। ठीक है, राजधानी बदल दी। और राजधानी इसने ढाका से हटा करके कहाँ ले गया? ये एक जगह थी मकसूदाबाद। क्या थी? मकसूदाबाद, जिसे इसने जो है नया नाम दिया मुर्शिदाबाद। ठीक है, मकसूदाबाद का नया नाम क्या दिया? मुर्शिदाबाद। और इसने अपनी राजधानी ढाका से बदल करके मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दी। ठीक है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित किया? तो वह था मुर्शीद कुली खां। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, मुर्शीद से मुर्शिदाबाद आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए, मुर्शीद कुली खां के अन्य कार्यों में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि इसने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी की प्रथा की शुरुआत की। इसकी प्रथा की शुरुआत की? इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, मतलब जो भूमि है उसे ठेके पर देने की प्रथा की शुरुआत की। तो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में इसकी शुरुआत की। ठीक है ना। उसने किसानों को तकावी ऋण भी दिया, साथ ही उसने माल गुजारी की वसूली के लिए कठोर कदम भी उठाए। तो यह सब मतलब इंपॉर्टेंट है। तो इजारेदारी की प्रथा की शुरुआत इसने की थी, यह याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, इसका जो शासनकाल रहता है वो कब तक रहता है? तो 1717 से लेकर के यह 1727 तक इसका शासन रहता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। अब इसके बाद कई शासक आते हैं, जैसे एक सुजाउद्दीन आता है, फिर सरफराज आता है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण शासक है, वह है अलीवर्दी खां। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अलीवर्दी खान का जो शासन काल रहा वह रहा 1740 से लेकर के 1756 ईस्वी तक। ठीक है ना। तो 16 साल इसने शासन किया। यह 1740 में बंगाल का नवाब बना। ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बंगाल का नवाब बनने के लिए इसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए की घूस दी थी। ठीक है, 2 करोड़ रुपए की घूस दी। अब अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि किसने बंगाल के नवाब के पद को प्राप्त करने के लिए, अस्थायित्व के लिए मुगल सम्राट को घूस प्रदान किया, तो अलीवर्दी खान था जिसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए की घूस देकर अपने पद को अस्थायी बनाया था। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब यह पहली बार शासक बना तो इसने नजराने या भेंट के रूप में कुछ चीजें मुगल सम्राट को भेज दिया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसे मान्यता मिल गई, वह स्थायित्व पा गया और उस अपने पद को स्थायी बना लिया। उसके बाद उसने अपने 16 वर्षों तक जो इसने शासन किया, इसने कभी भी मुगल सम्राट को राजस्व नहीं भेजा। ठीक है, मतलब यह मुगल सम्राट के लिए, नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था। ठीक है, याद रखिएगा। इसका मराठों से बहुत क्लैश हुआ, बाद में इसने मराठों से समझौता भी कर लिया, लेकिन हमें इसके बारे में बताना है। इसका एक स्टेटमेंट है जो बहुत मतलब पूछा जाता है कि किस शासक ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? आपने यह प्रश्न सुना होगा, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किसने किया था? यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किसने किया? ठीक है, तो वह किया अलीवर्दी खान ने। ठीक है, इसका यही स्टेटमेंट बहुत फेमस है, अलीवर्दी खान ने। अभी यह बंगाल का नवाब था। ठीक है, अलीवर्दी खान, इसने जो है यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी। जैसे मधुमक्खियां शहद का निर्माण करती हैं, तो इसने कहा कि अगर मधुमक्खियों को न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, और अगर इन्हें छेड़ दिया जाएगा तो यह काट काट कर मार डालेंगी। ठीक है, तो इसने क्या किया था? यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। किसने किया था? अलीवर्दी खान ने। यह स्टेटमेंट याद रखिएगा, यह जो है प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अलीवर्दी खां से जुड़ा हुआ एक और प्रसंग है, उसको भी देख लेते हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दौहित्र, दौहित्र का मतलब क्या होता है? पुत्री का पुत्र। ठीक है, भांजा भी आप उसे कह सकते हैं। उसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। यह जो है शासक बनता है अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद। और सिराजुद्दौला का जो शासन काल था वह था 1756 से लेकर 1757 ईस्वी।
ठीक है ना। अब यही सिराजुद्दौला के बारे में आप जानेंगे कि प्लासी का युद्ध किसके समय में हुआ, तो सिराजुद्दौला के समय में हुआ। तो यह कौन था, यह अली वर्दी खां का दौहित्र था या भांजा था, आप इसे जानते हैं। ठीक है, तो 1756 से 1757 ईस्वी तक इसका शासनकाल था और यह अपने मामा की मृत्यु के बाद यह शासक बना था। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब यह शासक बना, ठीक है, तो गद्दी पर बैठने के समय ही उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। ठीक है, इसमें एक पूर्णिया का नवाब था जिसका नाम था शौकत जंग। ठीक है, एक यह इसका दुश्मन था शौकत जंग। ठीक है, दूसरा इसका जो दुश्मन था उसकी मौसी थी और उसकी मौसी का नाम क्या था, उसकी मौसी का नाम था घसीटी बेगम। ठीक है, घसीटी बेगम यह उसकी मौसी थी। और तीसरा जो इसका प्रमुख दुश्मन था वह था अंग्रेज। ठीक है, तो यह 3 दुश्मनों के बीच में भी सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में पद धारण किया। ठीक है, नवाब बना बंगाल का और उसके बाद धीरे धीरे अपने शासनकाल को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब देखिए सिराजुद्दौला के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। उस घटना को कहते हैं ब्लैक होल की घटना। ठीक है, कौन सी घटना हुई थी, प्रश्न आता है कि ब्लैक होल की जो घटना हुई थी वह किस शासक के कार्यकाल में हुई थी। तो ब्लैक होल की जो घटना हुई थी वह सिराजुद्दौला के समय में हुई थी और इस घटना की जो वास्तविक तिथि है वह 20 जून 1756 ईस्वी इसे बताया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए इसका जो लिखित साक्ष्य है वह ज्यादा इतिहासकारों में नहीं मिला है, केवल एक अंग्रेज अधिकारी था। क्या था, अंग्रेज अधिकारी, और उसने जो है अपने पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। ठीक है, उसने उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था J.Z. हालवेल। ठीक है, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि ब्लैक होल की घटना का उल्लेख किसने किया है, तो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है J.Z. हालवेल, जिसने ब्लैक होल की घटना का उल्लेख किया है। इस बात को याद रखिएगा। अब वास्तव में ब्लैक होल की घटना में हुआ क्या था, तो देखिए जो इस अंग्रेज अधिकारी ने बताया उसका कहना था कि नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात 146 अंग्रेज बंदी थे। कितने, 146 बंदी थे जो अंग्रेज थे। ठीक है, उन्हें क्या किया, 18 फुट लंबा एक कमरा था। देखिए उसकी लंबाई कितनी थी, लंबाई थी 18 फुट। ठीक है, 18 फुट लंबा एक कमरा था और उसकी जो चौड़ाई थी वह कितनी थी, उसकी चौड़ाई थी 14 फुट 10 इंच। 18 फुट लंबा था और 14 फुट 10 इंच चौड़ा एक कमरा था। ठीक है, जिसमें जो सिराजुद्दौला था उसने 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। ठीक है, 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया और जब अगले दिन उसमें हालवेल भी शामिल था। ठीक है, इसने क्या कहा, हालवेल भी इन 146 लोगों में शामिल था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हालवेल कहता है कि जब अगले दिन उस कमरे का दरवाजा खोला गया, मतलब इतनी छोटी सी कोठरी थी और इसमें 146 बंदियों को बंद किया गया था। जब अगले दिन इसका दरवाजा खोला गया तो इन 146 लोगों में 123 लोगों की मृत्यु हो गई और 123 लोगों की मृत्यु हो गई। तो 123 की मृत्यु हुई तो जिंदा कितने बचे, जिंदा बचे मात्र 23 लोग। ठीक है, और इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं ब्लैक होल की घटना। ठीक है, और परीक्षाओं में ब्लैक होल की तिथि के बारे में भी पूछा जाता है और यह घटना किसके काल में हुई इसके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक उस समय के तत्कालीन इतिहासकार थे, मुस्लिम इतिहासकार, उनका नाम है गुलाम हुसैन। क्या नाम है, गुलाम हुसैन। उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सियारुल मुख्तरीन, सियारुल मुतखैरीन है उसका नाम। ठीक है, मुतखैरीन। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं किया है, जबकि यह तत्कालीन इतिहासकार थे, समकालीन इतिहासकार थे। ठीक है, इसीलिए जो ब्लैक होल की घटना है इसे अंग्रेज अधिकारी J.Z. हालवेल की मनगढ़ंत कहानी के रूप में लिया जाता है, लेकिन चूंकि इतिहास में दर्ज है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस प्रश्न के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने चैप्टर वाइज रिवीजन किया है ताकि आपका जो जीएस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो सही हो जाए, क्योंकि वर्तमान में जो परीक्षा आयोग है उनके जो प्रश्न बनाने की प्रवृत्ति है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। ठीक है ना, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को किस युद्ध ने प्रारंभ किया, बताइए। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को किस युद्ध ने प्रारंभ किया, तो ऑप्शन ए है बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन बी है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी है मैसूर की तीसरी लड़ाई और ऑप्शन डी है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताएं। अब देखिए आपको बताना है कि कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो वह था प्लासी का युद्ध।
ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। अब यही एक बात हम और आपको बता देते हैं कि अगर आपसे प्रश्न इस रूप में पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध था जो सबसे निर्णायक युद्ध था, ठीक है, सबसे निर्णायक युद्ध किसे माना जाता है, अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो सबसे निर्णायक युद्ध था वह किसे माना जाता है, ठीक है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा बक्सर का युद्ध, ठीक है। इन दोनों में अंतर रखिएगा, कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो वह युद्ध था प्लासी का युद्ध, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा युद्ध था जो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के लिए सबसे निर्णायक युद्ध के रूप में सिद्ध हुआ, तो वह है बक्सर की लड़ाई, ठीक है ना। अब चलिए पहले प्लासी की लड़ाई के बारे में समझ लेते हैं, बाद में बक्सर की लड़ाई के संबंध में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वह कब हुई थी, वह हुई थी 23 जून 1757 को। कब हुई थी, 23 जून 1757 को। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब प्लासी के युद्ध के समय, ठीक है ना। इसी से लड़ाई होती है अंग्रेजों की। अब एक चीज और है, कभी कभी यह प्रश्न पूछा गया है कि जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया, यह प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, तो प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। तो देखिए प्लासी का जो वर्तमान नाम है वह है पलाशी, ठीक है, पलासी इसका वर्तमान नाम है। और यह पलासी है कहाँ, यह पश्चिम बंगाल में एक जिला है जिसका नाम है नदिया जिला, ठीक है, नदिया जिला पश्चिम बंगाल, ठीक है, नदिया जिला पश्चिम बंगाल में। और यह जो मैदान है ना, यह भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, पलासी जो है भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। प्लासी का मैदान किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, यह याद रखिएगा, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 को हुआ, और उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। प्लासी का मैदान वर्तमान में पलासी के नाम से इसे जाना जाता है, और पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में यह स्थित है, भागीरथी नदी के किनारे। यहां तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब देखिए बंगाल का नवाब एक तरफ है सिराजुद्दौला, ठीक है ना, सिराजुद्दौला है, और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला में यह युद्ध शुरू होता है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है धोखे से इस युद्ध को जीतने का प्रयास करता है। तो जो सिराजुद्दौला थे, इनके विरोधी मुख्यतः कौन कौन से थे, तो देखिए इनके 3 राजद्रोही थे मुख्यतः जिन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया, ठीक है। पहला राजद्रोही कौन था, इसमें एक राजद्रोही था मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर था। दूसरा राजद्रोही कौन था, यह पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है, कौन कौन जो था जो अंग्रेजों की सेना से मिल गया था जिसने सिराजुद्दौला को हराने में अंग्रेजों की मदद की। तो पहला राजद्रोही है मीर जाफर, दूसरा राजद्रोही है यार लतीफ, ठीक है, यार लतीफ, और तीसरा जो राजद्रोही है वह कौन है, वह है राय दुर्लभ, ठीक है, राय दुर्लभ। यह 3 राजद्रोही थे जो सिराजुद्दौला की सेना में शामिल थे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो तीनों थे यह उसकी सेना में शामिल थे। मीर जाफर क्या था, मीर जाफर का जो पद था वह सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था, क्या था, मुख्य सेनापति था, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए कि अगर किसी भी सेना का जो मुख्य सेनापति है वही अगर विपक्षी सेना से मिल जाएगा तो उस सेना का क्या हश्र होगा। तो मीर जाफर मुख्य सेनापति के रूप में था, यार लतीफ भी सेना अधिकारी था, और राय दुर्लभ एक दीवान था, ठीक है, यह भी सेना में शामिल था, यह भी दीवान था। यह तीनों लोग जो है मिलकर के सिराजुद्दौला के ओर से युद्ध लड़ने अंग्रेजों से गए थे, जबकि ये पहले अंग्रेजों से मिल गए थे, ठीक है। इसमें 2 नाम और उल्लेखनीय है, इसमें एक नाम है बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था, ठीक है, बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर जिसका नाम था जगत सेठ, ठीक है, जगत सेठ, ठीक है। अब इन सबसे जुड़ने के लिए एक व्यक्ति का सहारा लिया क्लाइव ने, और उस क्लाइव ने इन सबसे, जैसे होता है ना डील करने के लिए मीडिएटर चाहिए, तो क्लाइव ने एक मीडिएटर बनाया, और उस मीडिएटर का नाम क्या था, वह भी व्यापारी था और उसका नाम था अमी चंद्र, ठीक है, अमी चंद्र। अब क्लाइव ने क्या किया, इन सबको लालच दिया। मीर जाफर को क्या लालच दिया गया कि तुम हमें दीवानी दे दोगे, हमारे जो क्षेत्र हैं उनके दुर्गीकरण का अधिकार दे दोगे, तो हम तुम्हें क्या बनाएंगे, बंगाल का नवाब बनाएंगे, ठीक है। तो इन्हें नवाब बनाने का लालच दिया गया, बाकी सबको कुछ ना कुछ लालच दिया गया, ठीक है। अब इसमें जो अमी चंद्र था जिसने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी, इसने क्या कहा, इसने कहा कि मुझे भी कुछ चाहिए, नहीं तो मैं इसका भंडाफोड़ कर दूंगा। तो क्लाइव ने कहा बताओ अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, तो इसने कहा कि मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। अमी चंद्र ने जो समझौता किया वो क्या कहा, उसने कहा 30 लाख रुपए मुझे चाहिए,
ठीक है, तो 30 लाख रुपए चाहिए। इसके साथ साथ इसे क्या चाहिए, प्लस जो खजाना था, सिराजुद्दौला का जो खजाना था, खजाना का आधा भाग चाहिए। ठीक है, 30 लाख रुपए और खजाने का आधा भाग अमीचंद ने क्लाइव से शर्त के रूप में मांगा। नहीं तो उसने कहा मैं इसका भंडाफोड़ कर दूंगा, इसका हल्ला मचा दूंगा। ठीक है, तो क्लाइव ने देखा कि स्थिति बड़ी नाजुक है, तो उसने इससे समझौता कर लिया और समझौते के रूप में उसने इस लिखित समझौता किया और लिखित समझौते के लिए उसने 2 पेपर मंगाए। ठीक है, एक पेपर मंगाया लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का, और एक पेपर मंगाया सफेद रंग का। ठीक है, सफेद रंग का। अब इस पे जो समझौते की शर्तें थी अमीचंद के, उस पे लिखी गई, सफेद रंग पे लिखी गई और लाल रंग पे उस पे शर्तें लिखी गई, दोनों पे लिखी गई। लेकिन जो उस समय जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था वाटसन, वाटसन ने केवल जो है सफेद रंग पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, वाटसन ने किस पे हस्ताक्षर किया, केवल सफेद रंग पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, इस कागज पर हस्ताक्षर किया, इस पे जो शर्तें लिखी थी इस पे हस्ताक्षर किया। ठीक है, लेकिन जो वास्तव में अमीचंद की जो शर्तें थी वह लिखी गई थी लाल रंग पे। ठीक है, सफेद रंग पे उसका उल्लेख नहीं किया गया था। तो वाटसन ने सफेद पे हस्ताक्षर किया जिस पर शर्तें नहीं थी, और जो लाल रंग का कागज था उस पे जो है शर्तें लिखी थी और उस पे वाटसन ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो उस पर क्लाइव ने वाटसन का नकली हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, वाटसन का नकली हस्ताक्षर किया। ठीक है, ताकि जो है अमीचंद का मुंह बंद किया जा सके। ठीक है, तो नकली हस्ताक्षर कर दिया और उसके बाद सब लोग जो है युद्ध में शामिल हो गए। ठीक है, तो यह प्लासी की युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी, जो परिस्थितियां थी सिराजुद्दौला की, इसमें सिराजुद्दौला के 2 बहादुर सैनिकों के नाम आते हैं। इसमें एक आता है मीर मदान। ठीक है, क्या नाम है, मीर मदान एक नाम आता है और दूसरा नाम आता है मोहनलाल। ठीक है, यह दोनों जो है प्लासी के युद्ध में बहुत वीरता से लड़े और इन्होंने अपनी शहादत दी प्लासी के युद्ध में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक चीज आप सोच रहे होंगे कि जब युद्ध हो गया और क्लाइव जीत गया या मीर जाफर जीत गया, तो क्या इसका क्या हुआ अमीचंद का। तो देखिए, अमीचंद की जो शर्तें थी पहले ही गलत तरीके से उसे व्यक्त किया गया था, लाल रंग पे लिखा गया था जिसपे किसी का कोई हस्ताक्षर नहीं था, नकली हस्ताक्षर था। तो क्लाइव ने क्या किया, अमीचंद को मरवा दिया। क्या किया, इन्हें मरवा दिया। शुरुआत ही यहीं से होती है कि जो धोखेबाज होता है उसकी यही दशा होती है। ठीक है, तो क्लाइव ने अमीचंद को मरवा दिया, इसे कुछ नहीं मिला। ठीक है, इसे कुछ नहीं मिला। अब देखिए, मीर मदान और मोहनलाल ये 2 सैनिक थे जो सिराजुद्दौला के साथ युद्ध में अंत तक लड़े। लेकिन बाद में सिराजुद्दौला को जब पता चला कि सब लोग मिल गए हैं तो वह वहां से तेजी से भागने लगा। ठीक है, अब एक प्रश्न पूछा गया है कि जब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार गया तो वह किस वाहन से भागा। ठीक है, किस वाहन से भागा था। ठीक है, जब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हारता है तो वह किस वाहन से भागा। उसमें ऑप्शन क्या क्या था, यह था कि हाथी से भागा, ठीक है, घोड़े से भागा, पालकी से भागा या ऊंट से भागा। ठीक है, यह प्रश्न शायद आपके समक्ष आया हो। तो देखिए, जब प्लासी का युद्ध जब लगा कि सिराजुद्दौला को कि अब ये सब लोग जो है मिल गए हैं और हमें हारने के सिवा और कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वह क्या किया कि वह जो है ऊंट पे सवार होकर भागा। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। प्लासी के युद्ध के बाद अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला किस पर सवार होकर, किस वाहन से भागा, तो वह ऊंट पर सवार होकर भागा। इस बात को याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। और देखिए, यह प्रश्न जो है यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऑप्शनल हिस्ट्री में 2010 में पूछा गया है। ठीक है ना, किस पर सवार होकर भागा था, तो ऊंट पर सवार होकर भागा था, याद रखिएगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ समझने वाली है। देखिए, जो प्लासी का युद्ध हुआ था यह तो अंग्रेजों ने धोखे से जीता था, यह आप बिल्कुल जानते हैं। लेकिन फिर भी प्लासी के युद्ध की विजय ने अंग्रेजों को 3 जो अग्रणी राज्य थे जैसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत में किस युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली, तो वह था प्लासी का युद्ध। ठीक है, अब देखिए, प्लासी का युद्ध जीतने के बाद एक अंग्रेज लेखक थे जिनका नाम है विलियम पिट। ठीक है, विलियम पिट इन्होंने क्या किया, क्लाइव को एक उपाधि दी और उन्होंने क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा। ठीक है, क्या कहा, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। विलियम पिट का कथन है ये, जिसने क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था। ठीक है, ए हेवन बोर्न जनरल कहा था इसने, विलियम पिट ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जाता है। एक चीज और पूछा जाता है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे उनके प्रभुत्व की शुरुआत होती है और पहली बार प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेजों का शासन जो है भारत में अंग्रेजों के शासन की नींव पड़ जाती है।
ठीक है, यहां तक बात सही है। लेकिन जो अब देखिए दूसरी बात यहां उत्पन्न होती है, जो मैंने शुरू में पहले बताई थी कि जो सबसे निर्णायक युद्ध था वो किसे माना जाता है, वह बक्सर के युद्ध को माना जाता है, जिसमें आमने सामने युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें अंग्रेजों ने कोई धोखेबाजी नहीं की थी और यह वास्तव में शक्ति प्रदर्शन का युद्ध था। तो सबसे निर्णायक युद्ध की जो संज्ञा है वह किसे दी जाती है, वह बक्सर के युद्ध को दी जाती है। ठीक है, और इसने भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना की थी वास्तव में। ठीक है, अगर कहा जाए कि भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना किसने की, वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना। ठीक है, क्योंकि प्लासी के युद्ध में तो अंग्रेजों ने सहारा लिया था, लेकिन बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने सहारा नहीं लिया किसी का, यह आमने सामने की सीधे दमदारी की लड़ाई थी। तो वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की जो स्थापना होती है वह कब से होती है, बक्सर की लड़ाई से होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक प्रश्न यहां से यह पूछा जाता है कि क्या क्लाइव दोबारा भी भारत आया था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया था कि क्लाइव दोबारा भारत कब आया कि नहीं आया। तो देखिए जो क्लाइव है, क्लाइव भारत में गवर्नर के पद पर 2 बार रहा। ठीक है, इन दोनों बारे के बारे में अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो क्लाइव का गवर्नर का जो कार्यकाल रहा वह कितना रहा। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह प्रश्न कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यह प्रश्न पूछा गया है गवर्नर का जो कार्यकाल था। तो देखिए जो पहला कार्यकाल था गवर्नर का, क्लाइव का, वह था 1758 से लेकर के 1760 ईस्वी तक। 1758 से 1760 ईस्वी तक क्लाइव बंगाल का गवर्नर रहा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह पहला चरण था उसका। जब दूसरी बार वह पलट के वापस आता है, दूसरा कार्यकाल जो होता है वह होता है 1765 से लेकर के और 1767 ईस्वी तक। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर पहली बार 1758 से 1760 ईस्वी तक रहा और जब इसका दूसरी बार यह आता है तो 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक यह दूसरी बार बंगाल का गवर्नर रहा। ठीक है, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रश्न के संबंध में जितनी संभव बातें थी वो मैंने बताया, अगर कुछ छूट गई हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। अब आपको बताना है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ऑप्शन ए है अली वर्दी खान ने, ऑप्शन बी है सिराजुद्दौला ने, ऑप्शन सी है मीर जाफर ने और ऑप्शन डी है मीर कासिम ने। तो बताइए किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो बताइए वह कौन है। तो देखिए वह है मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर स्थानांतरित किया था। अभी हमने ऊपर एक प्रश्न में बताया था कि अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित किया। ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित किया था। तो हमने ऊपर बताया था मुर्शिदा से, आप याद रखिएगा, मुर्शीद कुली खान ने। ठीक है, मुर्शीद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था। ठीक है, अब प्रश्न क्या है कि मुर्शिदाबाद से भी राजधानी स्थानांतरित की गई। अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। तो वह स्थानांतरित किया मीर कासिम ने। ठीक है, यही इतिहास है। ठीक है, जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे से कड़ियां जुड़े रहनी चाहिए, यही इतिहास है, ऐसे जुड़ते हुए चलता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप एक बात सोच रहे होंगे कि जब 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया और मीर जाफर को राज्य देने को कहा गया था तो उसका क्या हो गया और बीच में मीर कासिम कहां से आ गया। तो चलिए हम बताते हैं कि 1757 के जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद मीर जाफर का क्या हुआ। तो देखिए यह था मीर जाफर जिसने अपने राजा से गद्दारी की। ठीक है, और अंग्रेजों का साथ दिया। किसके लिए दिया, इसे नवाब बनना था बंगाल में। ठीक है, तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब की पदवी दे दी और यह 1757 से लेकर के, प्लासी के युद्ध के बाद 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक यह बंगाल का नवाब रहा। ठीक है, अब 1760 में यह मर गया ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि जब मीर जाफर शासक बन गया, चूंकि अंग्रेजों से समझौता हुआ था कि हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे, तो अंग्रेज क्या करते थे, थोड़े थोड़े समय में जब होता था तब मीर जाफर को मैसेज भेजते थे और कहते थे कि हमको पैसा चाहिए। ठीक है, हमको ये चाहिए, हमको पैसा चाहिए, तमाम चीजें मांगते रहते थे। ठीक है ना। अब देखिए समझौते के अनुरूप मीर जाफर ने क्या किया कि कंपनी को 24 परगने की जमींदारी दे दी। ठीक है, 24 परगने की जमींदारी किसको दे दी, कंपनी को दे दी। किसने दिया, मीर जाफर ने दिया। ठीक है, साथ ही बर्दवान जिला, यह भी बंगाल में है, और नदिया जिला,
ठीक है, बर्धमान और नदिया जिला के कुछ हिस्से भी कंपनी को दे दिए। साथ ही यहां से इतना धन मिला अंग्रेजों को, बंगाल से इतना धन मिला कि उन्होंने उस समय जो दक्कन था, साउथ वाली एरिया थी, वहां आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध चल रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ का बंगाल का जो धन था उन्होंने उस युद्ध में झोंक दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज फ्रांसीसी जो है पूरी तरह से हार गए और भारत पर कब्जा करने का जो फ्रांसीसियों का जो सपना था वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। इसलिए कभी कभी यह प्रश्न आता है कि बंगाल के धन ने अंग्रेजों को फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त कराई या अंग्रेजों को सशक्त करने में सहायता प्राप्त की, तो यह कथन बिल्कुल सही रहता है, ठीक है। यहाँ से बहुत धन संपदा मिली जिसने उसे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की अंग्रेजों को विजय दिलाने में, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब जब मीर जाफर से लगातार मांग अंग्रेज करते रहे तो मीर जाफर जो है उब गया, ठीक है, और लोगों ने इसको जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि कर्नल क्लाइव का गधा, कर्नल क्लाइव का गधा, क्लाइव का गधा किसे कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है, तो देखिए लोग जो वहां के थे उन्होंने मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गधा कहना शुरू किया। एक किसी हाजिर जवाबी तबीयत वाले इंसान ने यह उपाधि दी थी, उसका नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। उसने कहा कि मीर जाफर कर्नल क्लाइव का गधा है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो इन सब से ऊब कर मीर जाफर ने क्या किया, एक तो मतलब वह वैसे ही झेल नहीं पाता था, ठीक है, और वह जो है इन परिस्थितियों से एकदम ऊब गया था, ठीक, इनकी मांग पूरी करने में असमर्थ हो गया था। उसी समय एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब प्लासी का युद्ध विजित हो गया, प्लासी के युद्ध के समय, प्लासी के युद्ध के समय जो क्लाइव था वो क्या था, क्लाइव सेनापति था, ठीक है, क्लाइव क्या था, क्लाइव जो है सेनापति था खाली, ठीक है, प्लासी के युद्ध के समय। लेकिन जब प्लासी का युद्ध जीत गया क्लाइव तो इसे गवर्नर बना दिया बंगाल का, ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद इसे जो है गवर्नर बना दिया गया था, उसके पहले वह सेनापति था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो है जब मीर जाफर उब गया और आनाकानी करने लगा, उसी समय क्या हुआ कि क्लाइव चला जाता है और उस समय एक अस्थायी गवर्नर बनता है बंगाल में। तो बंगाल का अस्थायी गवर्नर नियुक्त होता है कौन, अस्थायी गवर्नर वह नियुक्त होता है हालवेल। ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है, क्रम से मतलब एक कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए चलिएगा, ठीक है। तो क्लाइव के जाने के बाद बंगाल में एक अस्थायी गवर्नर की नियुक्ति होती है जिसका नाम था हालवेल, ठीक है, और उसने क्या किया, अब उसकी मांगे भी मीर जाफर पूरा नहीं कर पा रहा है, वो लगातार पैसे मांग रहा है, तो उसने मीर जाफर पर डचों को संरक्षण देने का दोष लगाया, ठीक है, कि यह जो है अंग्रेजी व्यापार को समाप्त करना चाहता है और डचों के व्यापार को यह संरक्षण दे रहा है, ठीक है ना। अब देखिए हालवेल के ऐसा करने के बाद यह चूंकि अस्थायी गवर्नर था तो वहां एक अस्थायी गवर्नर की नियुक्ति होती है और वह अस्थायी गवर्नर कौन बनता है, वह बनता है वेंसीटार्ट, ठीक है, वेंसीटार्ट वहां का अस्थायी गवर्नर बन जाता है, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने सोचा कि अब जो है मीर जाफर को ही बदल दिया जाए, मतलब नवाब को बदलने का निर्णय, नवाब को बदलने का निर्णय किसने लिया, यह वहां के बंगाल के गवर्नर जो है वेंसीटार्ट ने लिया, ठीक है, कि अब इसको बदल दिया जाए, बहुत हो गया, ठीक है। और इसने इसके लिए समझौता किससे किया, इसके लिए समझौता हुआ यही मीर कासिम से, ठीक है। तो इसके स्थान पर किसको स्थापित करने का समझौता हुआ, मीर कासिम को स्थापित करने का समझौता हुआ। अब जब मीर कासिम को अंग्रेज स्थापित करेंगे, इसका समझौता हुआ 1760 ईस्वी में, ठीक है, इसीलिए मैंने जो कार्यकाल लिखा है वह 1757 से 1760 ईस्वी कार्यकाल मीर जाफर का लिखा है, ठीक है। तो मीर कासिम से 1760 में एक समझौता होता है और उसके नवाब बनाने के बदले अब अंग्रेजों ने इससे क्या मांगा, इससे मांगा बर्दवान डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मिदनापुर मांगा, मिदनापुर, और मिदनापुर के साथ साथ चटगांव, ठीक है, चटगांव या उस समय चट्टोगांव के नाम से प्रसिद्ध था, चटगांव की दीवानी मांगी, किसने मांगी, अंग्रेजों ने मांगी मीर कासिम से, और कहा कि अगर तुम मुझे इसकी दीवानी दोगे तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, ठीक है, एक समझौता हुआ। दूसरा इसके साथ साथ क्या मांगा, इसके साथ साथ वेंसीटार्ट उस समय गवर्नर था, वेंसीटार्ट को कुछ पैसा देने की बात हुई, मतलब उपहार स्वरूप, तो वेंसीटार्ट को 50,000 पाउंड चाहिए था अलग से, घूस जिसे कहते हैं, ठीक है, घूस की शुरुआत यहीं से हो रही है। वेंसीटार्ट को 50,000 पाउंड चाहिए था और जो हालवेल था, जो पहले अस्थायी गवर्नर था, उसे चाहिए था 27,000 पाउंड। कौन था, हालवेल, हालवेल को 27,000 पाउंड चाहिए था, ठीक है,
27,000 पौंड चाहिए था। तो इसके इतनी शर्तें ला दी गई मीर कासिम पर कि अगर इतनी चीजें दे दोगे तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। ठीक है, तो सारी शर्तें तय हो गई। अब क्या हुआ कि जो गवर्नर था उस समय बेंसीटाट, इस बात को ध्यान रखिएगा, उस समय गवर्नर कौन था? बेंसीटाट अस्थायी गवर्नर था। इसने मुरादबाग में मीर जाफर को बुलाया और एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि हम मीर कासिम को नायब सूबेदार बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या आप सहमत हैं? तो मीर जाफर ने क्या किया, खुशी खुशी जो है अपनी गद्दी सौंप दी और मीर जाफर 15,000 का पेंशन लिया उसने, 15,000 मासिक पेंशन। ठीक है, 15,000 के पेंशन पे उसने क्या किया, कलकत्ता में रहने लगा। मतलब उसने कोई विद्रोह नहीं किया, वो जानता था कि मार दिया जाऊंगा, तो 15,000 पेंशन पर कलकत्ता में रहने लगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब शासक कौन बन गया है? मीर कासिम बन गया है। प्रश्न कहां से था? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? अब देखिए, अभी तक ये कड़ियां थी, अब हम आपको बताते हैं कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी क्यों स्थानांतरित की। ठीक है, तो देखिए, मीर कासिम जो था वह अली वर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी मुंगेर से स्थानांतरित कर ली, मुर्शिदाबाद से, और उसने मुंगेर में इसे स्थापित किया। ठीक है, उसका कारण क्या था कि जो मुर्शिदाबाद था वहां बहुत षड्यंत्रात्मक वातावरण बना रहता था, लगातार जो है सत्ता के लिए संघर्ष होता रहता था। इसलिए उसने सोचा कि जब कलकत्ता से दूर हो जाएंगे तो अंग्रेज भी रोज हमको डंडा नहीं करेंगे। ठीक है, चूंकि अंग्रेज भी लगातार प्रेशर बनाते थे। साथ ही उसने जो बंगाल की आर्थिक दशा थी उसे सुधारने के लिए भी कई प्रयास किए। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मीर कासिम के संबंध में दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला तो आपने देखा कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया इसने राजधानी अपनी। दो प्रश्न और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके अलावा। पहला है कि उसने मुंगेर में उसने जो है मुंगेर में तोड़ेदार बंदूकों को बनाने का कारखाना लगाया। ठीक है, किसके लिए? तोड़ेदार बंदूकों को बनाने का कारखाना किसने लगाया? बंदूकों को बनाने का कारखाना। ठीक है, बनाने का कारखाना लगाया। अब देखिए, यह प्रश्न पूछा जाता है किसने मुंगेर में बंदूकों के निर्माण का कारखाना लगाया था, या मीर कासिम ने कहां पर तोड़ेदार बंदूकों के निर्माण का कारखाना लगाया था? तो मुंगेर में लगाया था, याद रखिएगा। पहला एक बड़ा काम यह है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, और एक दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य इसका और है वह है कि उसने सेना के आधुनिकीकरण की तरफ जोर दिया। ठीक है, सेना के आधुनिकीकरण, चूंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजों के पास उस समय बंदूकें थी और यहाँ अभी भी तलवार भाले से लड़ाई होती थी भारतीयों द्वारा। ठीक है, तो इसने क्या किया, सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया और उसने एक जर्मन अधिकारी को नियुक्त किया सेना के आधुनिकीकरण के लिए। ठीक है, जर्मन अधिकारी की नियुक्ति की। ठीक है, और उस जर्मन अधिकारी का जो नाम था वो क्या था? वाल्टर रीनहार्ड। क्या नाम था? वाल्टर रीनहार्ड। ठीक है, वाल्टर रीनहार्ड नामक जर्मन अधिकारी की नियुक्ति की। और ये जो वाल्टर रीनहार्ड था ना, इसे वास्तव में इतिहास में समरू के नाम से जानते हैं। ठीक है, समरू के नाम से जानते हैं, इसे भी याद रखिएगा। तो दो काम इसने बड़ा किया, एक तो मुंगेर में तोड़ेदार बंदूकों को बनाने का कारखाना लगाता है और दूसरा सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक जर्मन अधिकारी की नियुक्ति करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उस अधिकारी का नाम था वाल्टर रीनहार्ड और इसे समरू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये मीर कासिम के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें थी यह थी। ठीक है, और इससे जितने प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं यहां से एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बनाया गया था? तो 1760 में बनाया गया था और यह कब तक रहा था? 1763 तक रहा था। ठीक है ना, केवल 3 साल इसे बंगाल का नवाब बनाया गया था। अब देखिए, इसमें एक घटनाक्रम होता है। अंग्रेजों की एक व्यापारिक कोठी थी, कहाँ? पटना में। पटना में एक अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी थी और उसका प्रमुख था जिसका नाम था एलिस। ठीक है, एलिस ने एक गलती कर दी। उसको लगा कि मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह गधा ही है, तो उसने क्या किया, एलिस ने पटना पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, पटना में इनकी एकमात्र व्यापारिक कोठी थी, लेकिन इसने गलती से क्या किया, इसने अपने को शासक समझ लिया और मीर कासिम को कमजोर समझकर इसने पटना पर अटैक कर दिया। जब पटना पर अटैक किया इसने, तो मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने तुरंत पटना पर आक्रमण कर एलिस को पराजित कर दिया और पटना पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब जब ये घटना हो गई तो अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। उनको लगा ये तो हमारा चेला नहीं रहा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1763 ईस्वी में, यही मैंने आपको समय बताया है कि 1763 ईस्वी तक इसका शासन था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1763 ईस्वी में इसे बंगाल के गवर्नर पद से हटा दिया और इसने पुनः
1763 ईस्वी में मीर जाफर, वही मीर जाफर जो 1760 में हटा दिया गया था और समझदारी से उसने विद्रोह नहीं किया, फिर से 1763 में इन्होंने मीर जाफर को फिर से बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है ना। और इसने कंपनी से केवल नमक कर 2.5% लेने के अलावा कंपनी को सभी कर छूट प्रदान कर दिया। मतलब मीर जाफर जब दूसरी बार बना तो इसने कंपनी से क्या लिया, केवल नमक कर लिया, ठीक है। और नमक कर कितना होता था, 2.5% होता था, या 2 सही 1/2 कहिए या 2.5% कहिए, ठीक है। केवल 2.5% नमक कर लेने के अलावा इसने कंपनी को सभी छूट प्रदान कर दिया, ठीक है। अब देखिए मीर जाफर क्यों मशहूर है, क्योंकि इसी के समय अब पृष्ठभूमि तैयार हो गई है बक्सर के युद्ध की। किसकी, बक्सर का युद्ध, जो भारत में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध माना जाता है, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, ठीक है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है और यह भारत में अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। तो बक्सर के युद्ध के समय अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का नवाब कौन था, तो वह था मीर जाफर, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, पहले मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर। तो ये कंफ्यूजन की जो स्थिति थी उसको हमने एकदम मतलब अलग कर दिया है। आप बताइए कि क्या आपको इतिहास पढ़ने में मजा आ रही है, चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें जुड़ती हुई दिख रही हैं कि नहीं है। और बताइए कि जो चैप्टर वाइज रिवीजन है, अगर ऐसे रिवीजन हम लोग करेंगे, क्या एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत होगा? तो हमें कमेंट करिए, बताइए, फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अब चलिए आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, आपको यह बताना है। तो देखिए इसके बारे में हमने पहले ही बताया कि जो बक्सर का युद्ध था वही सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। अब देखिए बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बक्सर के युद्ध की डेट कभी कभी पूछी जाती है। तो इसकी डेट है 22-23 अक्टूबर, ठीक है, 22-23 अक्टूबर 1764, ठीक है। यह बक्सर के युद्ध की डेट है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना, 1764 ईस्वी। अब इसमें युद्ध किसके बीच हुआ? अब एक शासक थे मीर कासिम, ठीक है, आप उनसे मिलके अभी ऊपर से आए ही हैं, ठीक है, मीर कासिम। दूसरे थे अवध के नवाब, अवध के नवाब भी बक्सर के युद्ध में शामिल थे। और अवध के उन नवाब का क्या नाम था? सुजाउद्दौला। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन इसमें शामिल था बक्सर के युद्ध में, ठीक है। तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला इसमें शामिल थे। और उसके बाद दिल्ली के मुगल सम्राट उस समय कौन थे? तो दिल्ली के मुगल सम्राट भी उसमें शामिल थे, ठीक है ना। तो दिल्ली के मुगल सम्राट थे, उनका नाम था शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम सेकंड। तो इन लोगों से जो है अंग्रेजों का युद्ध हुआ। किसके किससे बीच हुआ? मीर कासिम से हुआ, ठीक है, और अवध के नवाब सुजाउद्दौला से हुआ, और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम से हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया? इन तीनों की सेना को हरा दिया, इन तीनों को सम्मिलित रूप से हरा दिया अंग्रेजों ने, ठीक है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो बक्सर का युद्ध था उसमें अंग्रेजी सेना की जो कमान थी वह किसके हाथ में थी? तो अंग्रेजी सेना की जो कमान थी वह मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। किसके हाथ में? मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में अंग्रेजी सेना की कमान थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे ही बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीता तो बताइए, देखिए अवध के नवाब को हरा दिया, ठीक है, और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हरा दिया। तो जब सबको हरा दिया तो बचा कौन उनसे टक्कर लेने के लिए? तो अब अंग्रेजों का क्या हुआ? एक छत्र राज हो गया, ठीक है, इनके दिल्ली विजय का मार्ग भी खुल गया। अब इसीलिए एक इतिहासकार है, अंग्रेजी इतिहासकार, जिसका नाम है पी रॉबर्ट्स, ठीक है, पी रॉबर्ट्स। इसने एक स्टेटमेंट दिया इसके संदर्भ में। इसने कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी की प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है, ठीक है। क्या कहा इसने? इसने कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है, ठीक है। यह किसका कथन है? यह कथन है पी रॉबर्ट्स का है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध को माना गया। देखिए पहले तो यह कहा जाता था कि जो प्लासी का युद्ध था यह कूटनीति से या धोखेबाजी से जीता गया था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन जो बक्सर का युद्ध था इतिहासकारों ने इसे पूर्णतः सैनिक विजय बताया, ठीक है। यहाँ क्या हुआ कि सीधे आमने सामने से लड़ाई हुई और अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में विजय हासिल करके कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा।
चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पांचवा प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए हमारा पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान की थी, आपको यह बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है फारुखसियर, ऑप्शन बी है शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी है शाह आलम द्वितीय और ऑप्शन डी है शुजाउद्दौला। तो बताइए किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो देखिए वह थे शाह आलम द्वितीय, सी ऑप्शन सही है। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था। ठीक है, अब देखिए बक्सर के युद्ध के बाद दो संधियां होती हैं। एक को कहते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि। ठीक है, प्रथम संधि यह कब हुई थी, यह हुई थी 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। ठीक है ना, और इसी के साथ एक हुई थी इलाहाबाद की द्वितीय संधि, यह कब हुई थी, यहां लिख देता हूं इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि यह कब हुई थी, यह हुई थी 16 अगस्त 1765 को, 16 अगस्त 1765 को यह संधि हुई थी। ठीक है, अब आइए इसकी शर्तों के बारे में बताते हैं और इसी में ऊपर वाले प्रश्न का जवाब छुपा है कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी सौंपी थी। ठीक है, तो देखिए इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई उसका जो पहला बिंदु था वह क्या था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त के फरमान के जरिए बंगाल की, बिहार की, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की जो दीवानी है वह किसको दे दी, कंपनी को दे दी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा जो इसमें बिंदु था समझौते का, संधि का, वह था कि सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा, कहा अवध के नवाब से, अवध के नवाब से कड़ा जिले लिए गए। ठीक है, नवाब से कड़ा और इलाहाबाद, ठीक है, और इलाहाबाद जिले लेकर के नवाब को दिए गए। ठीक है, यह अवध के नवाब से ले लिया गया कड़ा और इलाहाबाद का जिला, और इसे किसको दे दिया गया, सम्राट को दे दिए गए। ठीक है, यह दूसरा महत्वपूर्ण समझौते का बिंदु था। इलाहाबाद की संधि का जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु था वह यह था कि आपने एक प्रश्न देखा होगा, अभी हाल के दिनों में पूछा गया है कि मुगल सम्राट को कितने रुपए पेंशन दिया गया था। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के द्वारा, तो मुगल सम्राट को जो है इलाहाबाद की संधि के द्वारा 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया गया। कितना, 26 लाख रुपए जो है वार्षिक पेंशन दिया गया, वार्षिक पेंशन देने की बात की गई। ठीक है, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को दिए जाएंगे। ठीक है, और यही प्रश्न पूछा गया था कितने रुपए वार्षिक पेंशन देने की बात हुई थी, तो 26 लाख रुपए। ठीक है ना, साथ ही अंग्रेजों को उत्तरी सरकार की जो जागीर है वह भी इसी संधि के द्वारा मिली। किससे मिली, इलाहाबाद की पहली संधि, उत्तरी सरकार की जागीर भी इसी के द्वारा दी गई। ये सभी बिंदु परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। 12 अगस्त 1765 को पहली संधि हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी वह 16 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक है, अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो 12 अगस्त 1765 की संधि हुई थी इसमें कौन कौन शामिल था, इलाहाबाद की पहली संधि में कौन कौन शामिल था, तो इसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय था, सेकंड था। ठीक है, और उसके साथ बंगाल के नवाब नजमुद्दौला थे। कौन था उस समय बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब था नजमुद्दौला। ठीक है, नजमुद्दौला, और इसके साथ कौन था, इसके साथ क्लाइव था, क्लाइव। इतने लोगों के हस्ताक्षर इस संधि पर हुई थे। ठीक है ना, तो यह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई संधि थी। ठीक है, अब जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि है वह किसके बीच हुई, तो यह अवध के नवाब शुजाउद्दौला। देखिए यही प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम संधि किसके साथ हुई और द्वितीय संधि किसके साथ हुई, तो द्वितीय संधि हुई अवध के नवाब शुजाउद्दौला के द्वारा। ठीक है, शुजाउद्दौला से, ठीक है, और क्लाइव के बीच हुई। प्लस कौन था, क्लाइव। देखिए क्लाइव इसमें भी है लेकिन क्लाइव इसमें भी है। ठीक है, तो दूसरी संधि जो इलाहाबाद की हुई वह 16 अगस्त 1765 को होती है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें अवध का राज्य कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल जाता है। अवध का जो राज्य है उसमें कड़ा को निकाल दिया जाता है, क्योंकि कड़ा किसको दिया गया है, मुगल सम्राट को दे दिया गया है। ठीक है ना, कड़ा को निकाल दिया जाता है और उसके बाद इलाहाबाद को निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो है अवध के नवाब को उसका राज्य वापस कर दिया जाता है। ठीक है, कंपनी को क्या होता है कि 50 लाख रुपए और चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुआ था। अब देखिए अवध ने क्या दिया था कंपनी को, 50 लाख रुपए।
ठीक है, कंपनी को दिया, उसके साथ चुनार का दुर्ग भी दिया, ठीक है, चुनार का दुर्ग भी दिया, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और है, अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा कंपनी को किसके द्वारा प्राप्त हुई? इलाहाबाद की दूसरी संधि के द्वारा। क्या हुई? अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा, ठीक है, कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा, ठीक है, यह मिली किसको? कंपनी को मिली। अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा किसके द्वारा? इलाहाबाद की दूसरी संधि के द्वारा। याद रखिएगा, यही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। साथ ही अवध की सुरक्षा के लिए नवाब के खर्च पर पहली बार एक अंग्रेजी सेना जो है अवध में रख दी गई, ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले अंग्रेजी सेना किसी राज्य की रक्षा के लिए कहाँ रखी गई? तो अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कब रखी गई? यही 1765 में, ठीक है, अवध में रखी गई, ठीक है। तो इस प्रकार इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि आप इसे तैयार कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न 100% आता है, किसी भी तरह घुमाएगा तो आप इन प्रश्नों को जान पाएंगे, ठीक है ना। तो जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? वह था शाह आलम द्वितीय, इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा छठवां प्रश्न है वह है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों को बताना है और यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यह आरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और आरओ 2016 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, देखिए इसमें पहला कथन है कि राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे, तो बिल्कुल सही है, राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के दीवान या अर्थमंत्री थे, ठीक है, कथन सही है। दूसरा है कि अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, तो यह भी बात सही है कि जो अवध के नवाबों का राज्य था उसमें हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, ठीक है। अब देखिए इसके बीच संबंध में उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, कैसे उच्च जातियों को कैसे हिंदुओं को उच्च पद प्राप्त था। जैसे आसफुद्दौला के जो दीवान थे, आसफुद्दौला के दीवान कौन थे? राजा टिकैत राय। आपने देखा नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री या दीवान राजा टिकैत राय थे, ठीक है ना। और साथ साथ उनके राजा झाऊलाल, कौन थे? झाऊलाल थे। और नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री थे सेनानायक राजा नवल राय। सफदरजंग आप जानते हैं, सफदरजंग वहां का नवाब था और इसके जो सफदरजंग के जो प्रधानमंत्री व सेनानायक थे वह थे राजा नवल राय, ठीक है, राजा नवल राय। अब बताइए कि किसी शासक के प्रधानमंत्री के पद तक जाना यह जो है हिंदू जातियों को उच्च स्थान तो मिल ही रहा था, तो इस प्रकार यह दोनों सही हैं, ठीक है, पहला कथन और दूसरा कथन यह दोनों सही हैं, ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के 7वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? बताइए, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया, आपको यह बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है मराठा, ऑप्शन बी है राजपूत, ऑप्शन सी है मुगल और ऑप्शन डी है सिख। तो बताइए किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा विरोध मराठाओं ने किया था, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। भारत में जो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध है वह मराठों द्वारा किया गया। और आप जानते हैं कि मराठों द्वारा यह विरोध कैसे किया गया? 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए। कितने? 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए, ठीक है, यह आपके दिमाग पे अंकित होना चाहिए क्योंकि यह परीक्षा में के साथ साथ इंटरव्यू में भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए और इसके बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका, ठीक है। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी थी, ठीक है ना। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज हार गए थे, उनको मुंह की खानी पड़ी थी, ठीक है, लेकिन सालबाई की संधि हुई, उसके बाद प्रथम युद्ध बंद हो जाता है, ठीक है। बेलेचली ने क्या किया? 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को फंसा लिया था, ठीक है, बांध लिया। उसके बाद 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की जो रही सही शक्ति थी उसे समाप्त कर दिया, ठीक है। तो एक तो 1802 में जो बेलेजली की सहायक संधि थी, ठीक है, 1802 में, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब अवसर आएगा, ठीक है। बेलेजली की सहायक संधि, इसके द्वारा उसने क्या किया? पेशवा को बांध लिया था। और उसके बाद 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया? इसने पेशवाई को समाप्त कर दिया और उसके बाद मराठा की जो सर्वोच्चता थी वह समाप्त हो गई, ठीक है। लेकिन फिर भी भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध अगर किसी ने किया तो वह मराठों ने किया, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के 8वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। आपको बताना है कि रणजीत सिंह के राज्य में कौन सम्मिलित था,
ठीक है, तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है काबुल, ऑप्शन सी है मकराना और ऑप्शन डी है श्रीनगर। बताइए कि रणजीत सिंह के राज्य में कौन शामिल था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि रणजीत सिंह के राज्य में शामिल था श्रीनगर। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि रणजीत सिंह का जन्म जो है किस मिसल में हुआ था। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो आप जानते हैं सुकरचकिया मिसल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सुकरचकिया मिसल थी। ठीक है, इसमें रणजीत सिंह का जन्म हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। सुकरचकिया मिसल में इनका जन्म हुआ था और इनके बीच में एक संधि भी हुई थी। देखिए जो अंग्रेज थे और महाराजा रणजीत सिंह थे, इनके बीच में एक संधि भी हुई थी। ठीक है, इस संधि का नाम क्या था? अमृतसर की संधि। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि अमृतसर की संधि जो हुई थी वह किनके किनके बीच में हुई थी, तो यह जो है महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, और यह संधि हुई कब थी, यह बताइए कि यह संधि हुई कब थी। तो जो यह संधि थी यह 25 अप्रैल 1809 को, ठीक है, 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह ने 1818 में जो है मुल्तान को जीता। ठीक है, 1818 में इन्होंने क्या जीता? मुल्तान को जीता थे। ठीक है, 1819 में इन्होंने कश्मीर को जीता। ठीक है ना, कश्मीर को कब जीता? 1819 में। उसके बाद 1834 में इन्होंने पेशावर को जीता। ठीक है, पेशावर व खैबर पख्तूनख्वा, खैबर, आप इसका नाम सुनते होंगे। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा को भी इन्होंने जीता था 1834 में। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे, अब इनके बारे में सुने होंगे, इनकी जो राजधानी थी वह थी लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इनकी राजधानी लाहौर थी। ठीक है ना। 1798 में क्या होता है कि अफगानिस्तान का एक शासक है जिसका नाम था जमान शाह। ठीक है, जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, लेकिन वापस जाते समय उसकी जो तोपें हैं वह चिनाब नदी में गिर गई थी। जमान शाह की जो तोपें थी वह कहाँ गिर गई थी? चिनाब नदी में। ठीक है, चिनाब नदी में गिर गई थी। रणजीत सिंह ने उसे निकलवा कर उसे वापस भिजवा दिया। ठीक है, और कहा कि भाई फिर तोप वोप लेके आना, जो करना होगा कर लेना। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उन्हें लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। ठीक है ना, तो 1799 में इन्होंने क्या किया? 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना, और उसे अपनी राजधानी बनाई। तो इस बात को भी याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रणजीत सिंह के राज्य में जो सम्मिलित होने वाला हिस्सा था वह श्रीनगर है। ठीक है, अब देखते हैं आज का जो नवा प्रश्न है वह है कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी। ठीक है, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि अदालत ए आला की स्थापना किसने की थी, तो वह महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। ठीक है, यह प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। यह तो पूछा गया है कि किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी, तो वह स्थान है लाहौर। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। लेकिन इसे इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि अदालत ए आला की स्थापना किसने की थी, या लाहौर में अदालत ए आला की स्थापना किसने की थी, तो वह किया था महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, अब देखिए रणजीत सिंह की जो न्याय व्यवस्था थी वह कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला था। ठीक है, यह राज्य का सर्वोच्च अदालत था। ठीक है, यह अदालत लाहौर में स्थित थी और महाराजा रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। ठीक है, तो यह राजा की अदालत थी। ठीक है, राजा की अदालत, या इसे प्रधान अदालत भी कहते हैं। ठीक है ना, सर्वोच्च अदालत, इसमें राजा स्वयं प्रधान न्यायाधीश थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो 1809 की अमृतसर की संधि है ना, 1809, 25 अप्रैल 1809 की अमृतसर की संधि है, इसके बारे में कई बार पूछा गया है कि यह किसके किसके बीच में हुई थी। ठीक है, तो जो 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की जो संधि हुई थी, यह बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल मिंटो की तरफ से, गवर्नर जनरल वह कौन था? मिंटो था। ठीक है, और मिंटो की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ ने इसमें हिस्सा लिया था। इस संधि में कौन? चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ ने मिंटो, गवर्नर जनरल मिंटो की तरफ से इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, और इधर रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह थे, उनके बीच में यह संधि हुई थी। तो कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए उस समय जो गवर्नर जनरल था वह था मिंटो, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरा, मिंटो स्वयं नहीं भाग लिया था, उसकी तरफ से चार्ल्स मेटकाफ ने इस संधि में भाग लिया था। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब अगला देख लेते हैं। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है कि
पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला कथन है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, ठीक है। तो कहीं कहीं 22 अक्टूबर मिलता है, कहीं कहीं 23 अक्टूबर मिलता है। तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन फ्रांस के पेरिस में हुआ था, यह कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। दूसरा है कि उनकी अंत्येष्टि नासिक में की गई, तो उनकी अंत्येष्टि नासिक में नहीं की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उनकी अंत्येष्टि नासिक में नहीं की गई थी, ठीक है। तो नासिक में नहीं की गई अंत्येष्टि तो कहां की गई थी? तो इनकी अंत्येष्टि की गई थी इंग्लैंड में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा है कि उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, यह भी गलत है। उन्होंने सिख धर्म छोड़ा था और ईसाई धर्म अपनाया था, ठीक है ना, ईसाई धर्म अपनाया था, सिख धर्म को उन्होंने छोड़ा था, ठीक है। चौथा है वह कभी भी रूस नहीं गए थे, यह भी गलत है। उन्होंने रूस की यात्रा की थी, ठीक है, उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो पूर्व जो महाराजा थे, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह, इनके संबंध में जो पहला कथन सही है वह है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन हुआ पेरिस में, ठीक है। अब देखिए महाराजा दलीप सिंह के संबंध में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? यह इस रूप में प्रश्न आता है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, ठीक है, अंतिम राजा कौन था, ठीक है। तो सिख राज्य का जो अंतिम राजा था वह कौन था? वह था महाराजा दलीप सिंह, ठीक है। और इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 1843 से लेकर के 1849 तक इन्होंने शासन किया, और उसके बाद क्या हुआ? सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 11वां प्रश्न है वह है कि पंजाब के विलय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पंजाब के विलय के संबंध में आपको असत्य कथन बताना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। असत्य कथन की चर्चा आपको करनी है। तो देखिए पहला है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया, ठीक है, तो सही बात है। और वह घोषणा किस गवर्नर के जनरल के द्वारा हुई थी यह भी बता दीजिए। तो वह था डलहौजी, ठीक है, डलहौजी ने यह घोषणा की 29 मार्च 1849 को कि पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा था कि महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, तो बिल्कुल सही बात है। जब अंग्रेजी राज्य में इसका विलय कर लिया गया तो जो भी महाराजा दलीप सिंह के अंतर्गत जो प्रदेश थे वह भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा है दलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई। तो दलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन नहीं दी गई थी, बल्कि 40,000 पाउंड, कितना? 40,000 पाउंड की पेंशन दी गई थी। और 40,000 पाउंड का मतलब हो गया 4 से 5 लाख, 4 से 5 लाख रुपए की पेंशन दी गई थी उन्हें, ठीक है ना। तो 2.5 लाख की जगह 4 से 5 लाख रुपए पेंशन दी गई थी दलीप सिंह को, और यह पेंशन मासिक नहीं थी, वार्षिक थी, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां भेज दिया गया था? इंग्लैंड भेज दिया गया था। इन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए दलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है सी ऑप्शन, ठीक है, बाकी सभी कथन सत्य है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 12वां प्रश्न है वह है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? 1767 से 69 ईस्वी में लड़ा गया, और इसमें कौन विजयी हुआ आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन बी है हैदर अली, ऑप्शन सी है मराठा, और ऑप्शन डी है हैदराबाद का निजाम। तो बताइए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो देखिए इसमें विजयी हुआ हैदर अली, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? इसमें विजयी हुआ हैदर अली। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो कार्यकाल है इसे आप याद रखिएगा, यह प्रश्न इसी रूप में पूछा जाता है कि यह युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। तो 1767 से लेकर 69 तक हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें जो है हैदर अली की जीत हुई थी, उसने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस जो इनका त्रिगुट था, निजाम का, मराठे का, अंग्रेज का, इसको हैदर अली ने भंग कर दिया था, और इसने जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को जीत लिया था, ठीक है ना। अब देखिए बाद में अंग्रेजों ने हार मानकर हैदर अली से एक संधि थी कि जिसे मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है, मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि में जो ड्राइविंग सीट पे जो आदमी बैठा था वह कौन था? वह था हैदर अली। मतलब हैदर अली की शर्तों पर अंग्रेजों ने संधि किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो मद्रास की संधि थी वह कब हुई थी? वह हुई थी 4 अप्रैल
4 अप्रैल 1769 को, 1769 को मद्रास की संधि होती है। अब देखिए, आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, तो मद्रास की संधि हुई, या मद्रास की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद होती है, तो वह प्रथम आंग्ल मैसूर के युद्ध के बाद होती है। कब होती है, 4 अप्रैल 1769 को होती है। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में होती है, हैदर अली की शर्तों पर होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 13वां प्रश्न है वह है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। ठीक है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहां पे हराया था? ऑप्शन ए है हैदराबाद में, ऑप्शन बी है पोल्लीलूर में, ऑप्शन सी है सेरिंगपट्टनम में, और ऑप्शन डी है निजामाबाद में। तो बताइए कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहां पे हराया था? तो देखिए, ब्रिटिश सेना को टीपू सुल्तान ने हराया था पोल्लीलूर में। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। पोल्लीलूर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो पोल्लीलूर में अंग्रेज हारे, उस ब्रिटिश सेना का जो कमांडर था वो कौन था? तो आपने नाम सुना होगा उसका, कर्नल बेली। ठीक है, कर्नल बेली। तो इसको युद्ध में जो है टीपू सुल्तान ने हराया था, और इसकी कर्नल बेली की सहायता के लिए हेक्टर मुनरो आ रहा था। ठीक है, कौन आ रहा था? हेक्टर मुनरो इसकी सहायता के लिए आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि यह हार गया है तो यह वापस लौट गया। हेक्टर मुनरो कर्नल बेली की सहायता करने के लिए नहीं गया, तो टीपू सुल्तान ने इसे हरा दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं। आज का जो हमारा 14वां प्रश्न है वह है कि देखिए, यही प्रश्न रिपीट हो गया है। ठीक है, यह भी 14 नंबर है, यह 13 नंबर है, तो यह दोनों प्रश्न एक ही है। ठीक है, पोल्लीलूर में हराया था ब्रिटिश सेना को 1780 में। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, इनमें से कौन एक सुमेलित है? आपको बताना है कि इनमें से कौन एक सुमेलित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पहला है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इसमें हैदर अली पराजित हुआ ना। अभी हमने ऊपर बताया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो 1767 से लेकर के 1769। ये सभी डेटे याद रखिएगा, ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, 1767 से 1769 के बीच में पहला आंग्ल मैसूर हुआ था, और इसमें हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, बल्कि हैदर अली जीता था, और उसकी शर्तों के आधार पर एक संधि हुई थी। ठीक है, कौन सी संधि हुई थी? वह हुई थी मद्रास की संधि। ठीक है, मद्रास की संधि। अब देखिए, इसके अभी सभी युद्धों के बारे में हम एक साथ बताते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वह हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, तो यह गलत है। पहले युद्ध में अंग्रेजों को हैदर अली ने पराजित किया था। ठीक है ना। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वह क्या हुआ? टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, यह भी गलत है। ठीक है, इसमें टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा और अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा था। ठीक है, चौथा क्या है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वह गलत है, लेकिन इन सभी जो ऑप्शन है इनके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। किसकी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से लेकर के 69 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, 69 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज का गवर्नर कौन था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा, वेरेलस्ट था। ठीक है ना, वेरेलस्ट था यहाँ का गवर्नर। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए, प्रथम युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, 4 अप्रैल 1769 को होती है एक संधि, 4 अप्रैल 1769 को, और उस संधि का नाम है मद्रास की संधि। ठीक है, और इसके द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं। ठीक है, यह कब से कब तक लड़ा गया? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा 1780 से लेकर 84 ईस्वी तक। ठीक है, कहां से कहां तक? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बीच में लड़ा गया। ठीक है, इस दौरान जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? तो यह गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? वह था वारेन हेस्टिंग्स, और यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद जो है मंगलौर की संधि होती है। ठीक है, और मंगलौर की संधि कब होती है? यह होती है 1784 ईस्वी में। यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कि मंगलौर की संधि कब हुई? तो 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई, और इसी के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह कब लड़ा गया था? ठीक है,
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1790 से 92। ये देखिए, ये सब मिलान करने को प्रश्न आते हैं, ठीक है, और लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक हुआ था, उसके बीच में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? वह था कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस, ठीक है। अब एक चीज जानिए कि यही जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसी में कॉर्नवालिस ने क्या कहा था कि हमने अपने शत्रु को पंगु कर दिया है, पंगु कर दिया है या लंगड़ा कर दिया है, ठीक है। अपने शत्रु को अधिक मजबूत हुए बिना ही उसे पंगु कर दिया है या कमजोर कर दिया गया है, कर दिया है। यह कॉर्नवालिस का जो स्टेटमेंट था वह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हुआ था, ठीक है ना, उसी के दौरान यह दिया गया था। अब देखिए इसमें क्या है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, तुर्की से सहायता, ठीक है, तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा टीपू ने। साथ ही इसने क्या किया था, इसने एक दूतमंडल भी फ्रांस में भेजा था, ठीक है, टीपू सुल्तान ने एक दूतमंडल भी फ्रांस में भेजा था, ठीक है। अब देखिए अगर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति की बात की जाए तो किस संधि के द्वारा इसका समापन हुआ? तो देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के दौरान जो संधि हुई उसे कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसके द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है ना। तो यह जो है कॉर्नवालिस के बीच और टीपू सुल्तान के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अब आती है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात, ठीक है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात आती है, ठीक है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात आती है। और जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था यह कब हुआ था? यह हुआ 1799 ईस्वी में, इस बात को ध्यान रखिएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसके दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो वह था लॉर्ड बेलेजली, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड बेलेजली था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और 4 मई 1799 कौन सी तिथि थी? 4 मई 1799 की तिथि थी। और इस दिन अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू सुल्तान ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई, ठीक है ना। और देखिए टीपू के कुल के सदस्यों को बेल्लौर में कैद कर दिया गया था। यह भी जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था, ठीक है। देखिए जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इसमें कई सी बातें जो है बहुत दुख देने वाली थी। जैसे कॉर्नवालिस ने क्या किया, जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान हार गया तो उसके राज्य का आधा हिस्सा ले लिया, ठीक है, आधा हिस्सा ले लिया। और आधा हिस्सा लेने के बाद उस पे युद्ध का जो है युद्ध खर्च के रूप में धन देने का भी दबाव बनाया। और उसके रूप में उसका धन न देने की स्थिति में उसने क्या किया, टीपू सुल्तान के 2 बच्चों को कैद कर लिया था, ठीक है, 2 बच्चों को कैद कर लिया गया था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया था कि पूछा गया है कि किस युद्ध के दौरान जो है टीपू सुल्तान के बच्चों को कैद किया गया। तो यह जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था और उसी की संधि के रूप में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी उसी में जो है उसी के दौरान टीपू सुल्तान के बच्चों को कैद किया गया था, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यह चारों आंग्ल मैसूर युद्ध है, उनके उस दौरान जो गवर्नर थे उनके बारे में दिया गया है। साथ ही उस दौरान जो संधियां हुई थी प्रत्येक आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद उसके बारे में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ सबसे प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में एक बात और रखिएगा, याद रखिएगा कि 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में टीपू सुल्तान को देना पड़ा था, ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है। और इसी में कॉर्नवालिस की जो टिप्पणी थी श्रीरंगपट्टनम की संधि के दौरान कि हमने अपने मित्रों को अधिक भयानक बनाए बिना ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया है, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला देख लेते हैं आज का जो हमारा 16वां प्रश्न है। अब देखिए 16वां प्रश्न आपको बताना है, एक तरफ संधियां हैं और दूसरी तरफ दिया गया है कि यह संधियां कब की गई थी, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। प्रत्येक संधि का उसके मतलब वर्ष से आपको मिलान करना है। तो देखिए कौन सी संधि कब की गई थी, तो सबसे पहले देखते हैं इलाहाबाद की संधि। तो आप देखें हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765, ठीक है, और जो है 12 के बाद 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है ना। मंगलौर की संधि कब हुई थी, तो देखिए अभी हमने चर्चा किया है मंगलौर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में, ठीक है, तो बी का दूसरा ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सालबाई की संधि। सालबाई की संधि कब हुई थी, तो सालबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में, ठीक है, अभी हम इसके बारे में आपको बताते हैं। और चौथा जो है मद्रास की संधि। मद्रास की संधि कब हुई थी, तो यह हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई थी, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए का 4 है, बी का 2 है, सी का 1 है। तो ए का 4, बी का 2 और सी का 1,
ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही है, 4 2 1 3। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे आप। अब देखिए, इनमें से सभी संधियों के बारे में आप जानते हैं, लेकिन एक संधि यहाँ दी गई है, सालबाई की संधि। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सालबाई की संधि कब हुई थी? तो सालबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। ठीक है ना, कब हुई थी? 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई थी। ठीक है ना, और यह जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यह कब से कब तक हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध? तो यह 1775 से लेकर के 82 तक हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। यह सन याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। इसके दौरान जो है महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के बीच, यह संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों के बीच में हुई थी और वह मराठों के बीच में हुई थी। ठीक है, और इसकी मध्यस्थता किसने किया था? महादजी सिंधिया ने किया था। तो 1782 में यह संधि हुई थी, सालबाई की संधि। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात हुई थी। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 4 2 1 3 इसमें सही है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, वह है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है यह बताना है। तो देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। पानीपत के किस युद्ध की बात कर रहा है? कि तृतीय युद्ध की बात कर रहे हैं, और तृतीय युद्ध में कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो तृतीय युद्ध अब अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम लोदी के बीच तो हुआ नहीं था। ठीक है ना, किसके बीच में हुआ था? मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और तृतीय जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, यह कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, लेकिन यह अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा सेना का जो नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना के बीच यह युद्ध हुआ था। ठीक है ना, और अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना को पराजित किया था। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। अभी हमने ऊपर बताया कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई वह 1799 में होने वाले चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, तृतीय में नहीं हुई थी। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? उसके राज्य का बंटवारा कर दिया गया था और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, और कार्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल था। जबकि बेलेजली का जब काल आता है 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और उसी में टीपू सुल्तान की हत्या की जाती है। ठीक है, पराजित करके उसे मार दिया जाता है। ठीक है, तो यह भी कथन गलत है। तीसरा है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। तो इसके बारे में हम बहुत विस्तार से आपको बता चुके हैं। तो यानी बी ऑप्शन सही है, केवल 3 सही है इसमें। ठीक है, बाकी चीजें गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें आपको एक बात और मैं बता दूं कि पानीपत के अब तक 3 युद्ध हुए। पानीपत के कुल कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध। ठीक है, पानीपत के 3 युद्ध हुए। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ और किसके बीच में हुआ, यह आपको बता देता हूं। पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ? एक था बाबर, ठीक है, बाबर के बीच में हुआ, और बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहला पानीपत का युद्ध हुआ। ठीक है ना, दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ वह 1556 ईस्वी में हुआ, और यह किसके बीच में हुआ? अकबर के बीच में हुआ। ठीक है, अकबर था इसमें, और दूसरा था हेमू। अकबर और हेमू के बीच में। हेमू को किस नाम से जानते थे? हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से। ठीक है, हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। दूसरा युद्ध जो पानीपत का हुआ वह 1556 में हुआ। ठीक है ना, तीसरा जो युद्ध हुआ पानीपत का वह किनके बीच में हुआ? तो तीसरा युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। ठीक है, 1556 के बाद तीसरा जो युद्ध होता है पानीपत का वह होता है 1761 ईस्वी में। ठीक है, और 1761 ईस्वी में जो यह युद्ध होता है यह किसके बीच में होता है? तो इसमें एक रहता है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, कौन रहता है? अहमद शाह अब्दाली रहता है। ठीक है, और दूसरा इसमें कौन रहता है? मराठा साम्राज्य के जो अगुआ थे पेशवा बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में। ठीक है, पहला अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है, मराठों के बीच। अब देखिए, उस समय पेशवा बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव प्रमुख सेनापति थे मराठों के। ठीक है, तो मराठों के बीच अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ। ठीक है, पहले में कौन जीता? पहले में बाबर जीता है, दूसरे में अकबर जीता है, और तीसरे में अहमद शाह अब्दाली विजेता रहता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार यह तीनों पानीपत के जो तीनों युद्ध हैं आपको इन्हें याद रखना चाहिए, और यह विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न।
ठीक है। चैप्टर वाइज रिवीजन में आज हमने 2 चैप्टर को एक साथ समाहित किया था। एक था कि ब्रिटिश इंडिया के अधीन जो बंगाल का नवाब है वह, और दूसरा मैसूर तथा अन्य राज्यों के संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन दोनों चैप्टर को हमने एक साथ इकट्ठा किया था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने अनुभव हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात और, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।